नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है वाराणसी में है। और वाराणसी कहा जाए तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही फेमस हिंदुस्तान का अगर कहा जाए तो एक ऐसा स्थान जहां लोग आने के लिए लाखों किलोमीटर की दूरियां तय करते हैं। यहाँ भोलेनाथ का जो है मंदिर है, काशी विश्वनाथ। और मेरे सामने जो बिटिया है, इनका नाम नेहा बिंद है। और इस साल की इन्होंने पीसीएस जे की परीक्षा में इन्होंने 142वां स्थान लाकर जो है कहा जाए तो अपने घर का और सम्मान बढ़ा दिया है। और एक तरह से कहा जाए तो इनकी मंजिलें कैसी रही हैं अभी तक, और क्या किस तरह से पढ़ाइयाँ की हैं, वो सारी चीज़ हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप अगर इस फील्ड में आए तो जो है आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आसान हो। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपको और आपके परिवार को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नेहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और हम 4 भाई-बहन हैं। जी। तो शुरू से आपको ये जज बनने की ख्वाहिश थी या कैसे मोटिवेट हो गए आप? इसके पीछे एक छोटी-सी कहानी है। हम्म, तो जैसा कि शुरू से ही हमारे पिताजी का था कि उनको हमेशा से वो एक ऐसा ऑफ़िसर या अधिकारी बनना चाहते थे। बट वो किसी वजह से वो अपना सपना पूरा ना कर सके, तो उन्होंने वो सपना हम में देखा। तो स्टार्टिंग से जब 9th मेरा होने वाला था, तो उस टाइम मेरा तब तक कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो फिर मुझे पापा ने सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं किसी आईएएस या पीसीएस के लिए या जुडिशरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करना चाहती हो? तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब उस टाइम तक मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था, तो आई चोज़ कि ठीक है, मैं आपके ही कहने पर ये काम स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मेरा उस टाइम से ही 9th से ही फिर डिसाइड हो गया एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन जो है वो मैंने उसके ही अकॉर्डिंग रखी है। मतलब 9 से आपने ये तय कर लिया था कि मुझे जो है एज अ जज जो है बनना है, और उसी हिसाब से आपने पढ़ाई जो है चालू कर दिया। जी। तो अब ये बताइए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, पहले वो बताइए कि हमारे दर्शकों को कि कहाँ तक हुई है। मेरा एलएलएम कंप्लीट हो गया है इस जी। साल। 2022 में मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। जी। और अभी 2023 में एनएलयू पटियाला से मेरा एलएलएम कंप्लीट हो चुका है। और ये आपने इस साल एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि कहा जाए। और मैंने देखा है कि बहुत कम लड़कियां हमारी जो इस बिरादरी से जो बिलोंग करती हैं, बिंद बिरादरी से, और बहुत ही कम लड़कियों ने अभी तक ये अचीव किया है। क्या कहेंगी इससे, जब आपका रिज़ल्ट आता है और आप देखती हैं आपके परिवार का, आपका किस तरह से माहौल रहा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी कास्ट में कह लीजिए आप कि पेरेंट्स हमारे जागरूक नहीं हैं। जी। लेकिन मेरी सिचुएशन में मुझे इसको मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को समझा कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी कैटेगरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन उसके बाद भी फाइनेंशियल बर्डन्स के अलावा भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा इस जो था वो फाइनेंशियली सपोर्ट है। उसके बाद मोटिवेशन जो था मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स से मिला। एंड उसके बाद भी अगर मैं समाज के लिए कहूँ तो हमारे समाज में मुझे खुद भी पता है कि बहुत से ऐसे सक्षम लोग हैं जो शिक्षा के पीछे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को भी एक संदेशा देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़े जागरूक रहिए, उनको शिक्षा दिलाइए, वो आपका मान सम्मान ज़रूर करेंगे एंड वो आपको समाज में एक अच्छा सम्मान भी दिला पाएंगे। तो इसके पीछे मैं कहूँगी कि मेरे पिताजी का और मेरे माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने आपकी जो फ्रेंड सर्कल रही है, उनकी योगदान कितना रहा है इस पीसीएस जे में आज आपका सिलेक्शन हुआ है? फ्रेंड सर्कल का कितना योगदान रहा? फ्रेंड सर्कल तो हमेशा से कहा जाता है कि जैसी आपकी संगति होती है वैसा ही आप उस चीज़ से ढल जाते हो। तो शुरू से मैं कहूँगी कि मुझे अच्छे ही दोस्त मिले हैं और मेरी हमेशा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड रहा है। तो एलएलएम में मुझे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड मेरी मिली एंड मेरे स्कूल टाइम से भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो मेरा हर काम जो रहा है, जैसे कि एक मिसलेनियस काम होता है, एक होता है आप तैयारी में लगे होते हो, लेकिन उसके अलावा भी आपको आना जाना हुआ कुछ
कहीं अकोमोडेशन हुआ, जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने जितनी भी बार प्री दिया या दिया, मेंस का एग्ज़ाम भी आया, या जब भी मुझे ट्रैवल करना होता था, तो मेरा ट्रैवल का काम, मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है, तो उसने ही हैंडल किया है। तो मुझे उसका बर्डन नहीं होता था कि हाँ, मुझे अकोमोडेशन भी देखना है, मुझे ट्रैवल भी देखना है, तो मैं उसके साइड से बिल्कुल फ्री थी। दूसरी बात रही मेरी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड है, सॉरी, तो उसने भी मेरे इस कॉलेज के टाइम पे हर एक चीज़, छोटी-छोटी कॉलेज में जो मुझे ज़रूरतें पड़ती थी, मैं कॉलेज ना जा कर के वो मेरे लिए ले आती थी। तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ग्रैटिट्यूड है मुझे उसके लिए भी, कि इन दोनों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। तो फ्रेंड्स का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है। घर से दूर एक बिटिया पढ़ने के लिए चली जाती है, तो माँ को फिर क्या कहेंगे? क्योंकि माँ नहीं चाहती हैं कि हमारी बिटिया जो है ना, वो घर से दूर जाए, और वाराणसी जैसे शहर में रहने वाली लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, वो बनारस में भी पढ़ सकती है, लेकिन लखनऊ जाकर पढ़ने का क्या मतलब? जी, ये तो है कि मतलब माताजी ने मेरी, हम जब तक मैं घर पे रही हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि काम के लिए मुझे बोला गया हो। इवन मुझे एक चम्मच भी धुलने के लिए नहीं बोला जाता था। ये था कि नहीं, तुम जाओ, अगर मेरी मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक है, वो बीमार भी हैं, तो क्यों नहीं। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम ये काम करो, ये काम छोड़ दो, तुम पढ़ाई मत करो, अभी ये काम कर लो, मेरी हेल्प कर दो। कभी नहीं बोला उन्होंने मुझे, हमेशा मुझे शिक्षा के लिए बोला है कि नहीं, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, जैसे होगा मैं कर लूँगी। और ये चीज़ पूरी मेरी एजुकेशन के जर्नी में मुझे वो चीज़ फ़ील हुई है जब मैं बाहर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बीमार होते हो या फिर आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, तो आपको लगता है कि हाँ, माँ होती तो ये काम कर देती, मुझे नहीं करना पड़ता वो चीज़। तो वो सारी कमी थी जो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको फ़ील होती है बाहर रहने पर। बट माँ ने मेरी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। यहाँ रह कर के भी, अगर मैं बाहर हूँ तो भी, तो उन्होंने मुझे हमेशा ही सराहना दिया है और हमेशा ही मेरा ख़्याल रखा है। अच्छा, एलएलबी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? कि सिर्फ़ एज़ अ जज बनने का, या अगर मान लीजिए अगर आपने एज़ अ जज नहीं हो पाती, तो फिर प्रैक्टिस करती, क्या करती आप? मेरा मेन तो एम था कि मुझे जज ही बनना है। जज ही मतलब बनना है। मेरा जी, ये था, डिसाइडेड था कि अगर जज नहीं तो कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये चीज़ बहुत पहले से डिसाइडेड थी कि अगर ये नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। बट स्टिल आप कहीं न कहीं एक प्लान बी हाँ, साइड हाँ। में माइंड में रखते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से आपकी जर्नी कंटिन्यू होती है, तो उसके बाद बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो आपको एक प्लान बी कहीं न कहीं प्लान करना पड़ता जी। है। तो मैंने उसके लिए रखा था कि मैं लिटिगेशन में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर होगा तो मैं एकेडमिक्स को चूज़ कर सकती हूँ। तो अच्छा। मैं प्रोफ़ेसर के लिए ट्राई कर सकती थी, हुँ। बट मेरा सबसे पहला यही था कि अगर ये नहीं करूँगी तो फिर कुछ नहीं करूँगी। तो ये चीज़, इसके लिए ही मैंने एलएलबी की थी। चलिए, हम उन लड़कियों के बारे में बातें करेंगे, जो तमाम लड़कियां हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स भी शायद उनको वो सपोर्ट नहीं दे पाते, जिनकी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जहाँ तक आपने ऊंचाइयाँ छू ली है। उन अभिभावकों को क्या कहेंगी आप? जी, ज़रूर। सभी अभिभावकों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की। मुझे जहाँ तक पता है, शायद मेरे ख़ानदान में कह लीजिए, तो मैं पहली लड़की हूँ जो मैं बाहर जा कर के पढ़ कर आ रही हूँ। और ऐसे मेरे किसी बिरादरी में या फिर हमारे कास्ट में मुझे शायद नहीं पता कि कोई ऐसा है जो अब बाहर जा कर के रह रहा हो। लेकिन अब हैं, बच्चों में भी आ रहा है, जागरूकता बच्चों में भी आ रही है, और पेरेंट्स भी इसके लिए जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है और अच्छी शिक्षा देना ज़रूरी जी। है। तो अब पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, वो भी अपने बच्चों को बाहर भेजने में कतराते नहीं हैं, और उसका ही फल है कि आज लड़कियां बाहर जाके रह रही हैं। मेरी खुद की अभी भतीजी है, वो भी अब बाहर ही रह रही है, बाहर रह के वो भी पढ़ाई कर रही है, एंड वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो मैं ये कह रही हूँ कि टैलेंट जो है वो आपके सपोर्ट, माँ बाप के सपोर्ट से, सोसाइटी के सपोर्ट से ही ग्रो करता है। अगर आप टैलेंटेड इंसान को घर में बंद करके रखोगे, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तो आप हर किसी को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन लड़कियों पर थोड़ा खास करके करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज लड़कियों को हमेशा से सोचता है कि अबला है, छोटे हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कैसे संभालेंगी। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं, अगर आप उन्हें उन परिस्थितियों में ढालोगे, वो हर चीज़ सीखती हैं, तो उन्हें वो सीखने का मौका देना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर जिस तरह से आपने यहाँ तक का रास्ता तय किया है, जो पढ़ाई करने का आपका सिस्टम था, वो आपने कैसे किया? कि कितने घंटे आप पढ़ते थे? अगर मान लीजिए लड़के को या लड़की को इस फील्ड में आना है, और वो कैसे पढ़ाई करे और कैसी तैयारी करे?
सबसे पहले तो पढ़ाई करने का कोई ये जो होता है ना स्केड्यूल बनाते हैं लोग कि आप एक स्केड्यूल बना लो कि आपको इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ये करना है। मतलब मेरी सिचुएशन में तो ऐसा नहीं रहा है क्योंकि मेरा डिपेंड करता है। मैं जब भी करती हूँ पढ़ाई तो मेरा रहता है कि मुझे ये चीज़ आज कंप्लीट करनी है। मैं डेली बेसिस टारगेट लेकर चलती हूँ, मैं वीकली टारगेट लेकर चलती हूँ और मैं मंथली टारगेट लेकर चलती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है तो मैं उस काम को कंप्लीट करने में अपना पूरा टाइम दूंगी, चाहे मुझे जितना डिले क्यों ना हो जाए। अब उसमें मुझे बीच में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया तो मैं वो ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये काम आज इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं वो नहीं करूँगी। तो पढ़ाई करने का ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मैं हमेशा उस टारगेट को लेकर के ही रहती हूँ कि मुझे आज ये टारगेट कंप्लीट करना है। अच्छा नेहा, ये मुझे बताइए कि कहीं न कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसकी वजह से टायर्ड भी हो जाते हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है या जो है इतना ही पढ़ें और जितना कहा जाए एक ज़रूरी होती है और फिर थोड़ा-सा फ्रेंड के साथ थोड़ी-सी कहा जाए एन्जॉय भी करना लाइफ़ को, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ये इस फ़ील्ड में कितना आपको लगता है कि एन्जॉय करना ज़रूरी होता है या सिर्फ़ फ़ोकस पढ़ाई पर? जी, आज की पढ़ाई कोई भी पढ़ाई क्यों ना हो, आज की जितनी भी पढ़ाई है, वो सिर्फ़ आपके कॉपी किताब की पढ़ाई नहीं रह गई जी। है। आज की पढ़ाई जो है वो डिमांड करती है कि आप समाज को कितना पढ़ रहे हो, आप अपने आस-पास के लोगों को कितना पढ़ रहे हो। कॉपी किताब तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा उसका तो कोई अल्टरनेटिव जी। नहीं है। तो कॉपी किताब पढ़ने के अलावा आपको बुक तो ज़ाहिर-सी बात है ज्ञान देगा ही, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक टाइम गैप होना ज़रूरी भी है। मतलब एक टाइम होना चाहिए जब आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो या फिर आपको अगर लगता है कि मुझे अपना खुद के लिए टाइम देना है, आप वो टाइम दो। और आप लोगों के साथ भी मिल-जुल कर रहना चाहिए, थोड़ा उनके साथ रहना चाहिए ताकि आपको सोसाइटी में किस तरीके से आपको अब बिहेव करना है, आप अपने आप को किस तरीके से स्टैंड कराते हो, वो आपको सोसाइटी सिखाती है। तो सोसाइटी में रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी है कि आप 24-24 घंटे पढ़ रहे हो। आप 8 घंटे भी अगर एक दिन में पढ़ पा रहे हो प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ, वो मोर देन इनफ होता है। उसके अलावा आपको टाइम बचता है, आप अपने दोस्तों के साथ रहिए, अकेले आपको मन कर रहा है कुछ करने का, वो करिए। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। जी, पीसीएस जे की तैयारी करनी है। अब वो तैयारी करना चालू कर दिया है, तो वो किस तरह की पीसीएस जे की ख़ास करके तैयारी वो कैसे करे? जी, तो सबसे पहले तो ये होता है कि पीसीएसजे का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 फ़ेज़ में जी, होता है। फर्स्ट प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का मेंस एग्ज़ाम होगा होता है और फिर 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 इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है। तो प्री के एग्ज़ाम के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करोगे हुँ, पीसीएसजे के लिए स्पेशली, तो आप प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए एक साथ ही तैयारी करते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप बर्डन कब ले रहे हो। प्रेशर एक होता है कि आपको एक परफ़ॉर्मेंस प्रेशर होता है। जी, तो वो जो परफ़ॉर्मेंस प्रेशर होता है, हर एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग होता है। जैसे प्री का एग्ज़ाम जब है, तो आप तैयारी तो किसी भी प्री के एग्ज़ाम सॉरी जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए आप 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले भी तैयारी कर रहे हो, तो वो तैयारी आपकी अच्छी मानी जाती है। तो उस टाइम आपको प्रेशर नहीं लेना है, उस टाइम आप नॉर्मल जैसे अपने नॉलेज के लिए आपको पढ़ना होता है। तो आप 6 महीने पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है एंड आराम से पढ़ना है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। लेकिन जैसे 1 महीना रह गया है प्री को, डेढ़ महीने रह गए हैं, तो आपको फिर प्री बेस्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप मॉक प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगा पाओ वो उन 1 डेढ़ महीने में, वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है प्री के एग्ज़ाम के लिए। आप वो जो बर्डन होता है 1 महीने पहले, वो आपको फिर पॉज़िटिवली एक्ट कराता है। रही बात सेम मेंस के एग्ज़ाम के लिए, प्री का एग्ज़ाम क्लियर होते ही आप ये मत सोचो कि मुझे टाइम लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, रिज़ल्ट आएगा तो मैं देखूँगी कि मेरा रिज़ल्ट हुआ या नहीं हुआ तो मैं प्रिपेयर करूँगी, नहीं। आपका प्री हुआ, आपको उस टाइम दोबारा से प्रिपरेशन में मेंस के लग जाना है। क्योंकि हर बार प्री और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में इतना ज़्यादा टाइम गैप नहीं होता है कि हुँ, आप प्रिपेयर कर पाओ अच्छे से। एंड मेंस का एग्ज़ाम बहुत रिगरस प्रैक्टिस होती है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 3-3 घंटे, एक दिन में 6 घंटे लिखने की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी वो। अच्छा, जी, एक दिन में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के। तो आप कम से कम एक दिन में 6 घंटे लिखने की हैबिट बना रहे हो, आप 6 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो प्रैक्टिस करते-करते ही आती है। कुछ लोग होते हैं, मेरे साथ भी कुछ लोग थे जिनका था कि अरे नहीं यार अभी नहीं लिखूँगा, अभी नहीं लिखूँगी वरना एग्ज़ाम में एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगी, एग्ज़ाम में हुँ, कैसे लिखूँगी, तो सीधा एग्ज़ाम में लिखूँगी। जी, तो ये चीज़ कई बार उनके लिए आज नेगेटिव भी प्रूव हुई है। तो प्रैक्टिस करना मेंस के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस के टाइम पे आप कोई भी चीज़ ऐसा नया बहुत नहीं करना चाहते हो जो आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ही नहीं किया है, स्पेशली 1 महीना अगर रह गया है तो। तो मेंस में रिपीटेड जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होना
वो ख़तरनाक होता है। आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, सेलेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेंस के लिए भी। मेंस के एग्ज़ाम होते ही अब फिर आपको लगता है कि इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप इंटरव्यू जब से प्री की प्रिपरेशन करते हो, तब से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही होती है साथ में। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे जैसे कुछ ज्वलंत मुद्दे होते हैं, आप सोसाइटी में चल रहे होते हैं जी वो जी जो, जी। तो मेन फ़ोकस उनका उन पे होता है। पहले होता था कि आपको उसी पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ पूछते थे, लेकिन अब आजकल जो हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, वो देखते हैं कि आप सोसाइटी में कितना थ्रू हो, आप उसमें आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो वो चीज़ वो चेक करने के लिए आपको इंटरव्यू में सोसाइटी की अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, हर चीज़ टेस्ट करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब हम बात करेंगे जिस दिन रिजल्ट आता है, कुछ 6:30-7 के आसपास रिजल्ट आता है उस दिन, और रिजल्ट कौन देखता है? रिज़ल्ट के टाइम पर तो मैं बाहर थी, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन था। हाँ। तो मैं और मेरी सिस्टर बाहर गए हुए थे, हम लोग मार्केट में थे। मुझे पता था कि रिज़ल्ट आना है आज, और मैंने रिज़ल्ट देख लिया था शाम में मार्केट में ही। बट मैंने अपनी सिस्टर को थोड़ी देर बाद बताया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड फ़ोन करने लगी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने सोचा था कि सबसे पहले अपने पिताजी को बताऊँगी और सामने से बताऊँगी। तो ये हो ना पाया, क्योंकि मेरी सिस्टर को पता चल गया, क्योंकि कॉल आने लगे थे उन्हें भी कि आपकी सिस्टर का हुआ या नहीं हुआ, रिज़ल्ट आ गया। तो एनी हाउ दीदी को पता चल गया फिर। तो ये वो फिर हमारे पास पिताजी का भी कॉल आने लगा। मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया है, मेरे सर का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरी जर्नी में मेरे। उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया है तैयारी के लिए। तो उनका कॉल आ गया था पिताजी के पास, तो उन्होंने बता दिया था अब जी रिज़ल्ट आ चुका है। तो फिर पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि घर आओ जहाँ भी हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, और मुझे बस सिंपली यही बोला कि जहाँ भी हो घर आ जाओ। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर हम लोग घर आ गए। तो फिर मैं पता चला कि हाँ, घर पे भी सबको पता चल चुका है। बहुत खुशी सेलिब्रेट का कैसे हुआ? जी, खुशहाली का बहुत बहुत ज़्यादा बहुत माहौल था खुशहाली का उस दिन। मम्मा का क्या रिएक्शन था? मेरी माँ हमेशा से भगवान को वो श्रेय देती आई हैं कि भगवान जी की ही मतलब उनकी श्रद्धा भक्ति है जो उनको जो इतनी कुछ हो शक्ति रहा है रही मतलब है भगवान की वजह से जी। हो रहा जी, उनको वो बहुत ही ज़्यादा उनकी श्रद्धा है, तो वो मानती हैं कि उनको जो भी मिल रहा है वो सब भगवान की देन है, और भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। तो उन्होंने भगवान को सबसे पहले थैंक किया कि भगवान की आपकी वजह से हो गया ये सब कुछ। और उसके बाद वो बहुत खुश थी कि हाँ, तुमने भी इतनी मेहनत की है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़ोर से उन्होंने हग किया। तो पार्टी कितने बजे रात तक चलती रही? पार्टी चली थी 12 साढ़े 12 बजे रात तक। हाँ। जी। और कॉल्स कितने बजे तक आपके फ़ोन पे आते रहे? उस दिन तो मैं 4 बजे तक के आस-पास तो मैं फ़ोन अटेंड कर रही थी, मैसेजेस देख रही थी, हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे, मेरी फैमिली हम लोग पूरा सब साथ ही बैठे थे। हम लोग 1 बजे तक बैठे थे, ऐसे बात कर रहे थे, एंड उसके बाद 3-4 बजे तक तो मुझे मैसेजेस आते ही रह गए। तो मैंने जितना हो पाया उस दिन मैंने रिप्लाई किया, उसके बाद तो 2-3 दिन तक लगातार मुझे कॉल एंड मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, बिलीव था आपको जब आपने एग्ज़ाम दे दिया था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला ही है? मुझे प्रिपरेशन के टाइम से जब हमेशा प्रिपेयर करते हो तो आप डरते हो, तो प्री के टाइम से ही हर रिज़ल्ट के साथ रहता है कि होगा, नहीं होगा, थोड़ा डर रहता है। बट जब मेंस का रिज़ल्ट आया मेरा, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर कि ठीक है, इंटरव्यू का एग्ज़ाम है, देखते हैं। इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, तो मैं थोड़ा नर्वस थी, फिर मेरे पापा ने बोला कि छोड़ दो, अब जो भी हो गया, तुमने जैसा परफ़ॉर्म किया, अब छोड़ दो, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, तुम देखना रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो मेरे पापा हमेशा एक लाइन कहते हैं, मतलब पहले से ही मुझे, जब से मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो हमेशा से एक लाइन कहते हैं, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। तो वही बात थी, उन्होंने उस दिन भी मुझे यही बोला इंटरव्यू के बाद कि आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, तुम परेशान मत हो, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद नर्वस नहीं थी। चलिए लास्ट सवाल हमारा रहेगा। ये जो हमारे ख़ास करके आज गाँव में, शहरों में तो काफ़ी लड़कियों को अब वो चीज़ें फ्रीडम मिलने लगा है, लेकिन अभी गाँव में वो फ्रीडम लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि लड़की और लड़कियों की बराबर की दर्जा है, लेकिन गाँव में अभी बहुत पीछे है। अभी भी लड़कियां जो है, अगर देखा जाए तो लड़का जो है अच्छी स्कूलों में जाता है, बेटियां जो है उससे कम अच्छी स्कूलों में जाती हैं। और जबकि अगर टैलेंट की बातें कहा जाए, हर साल अगर रिजल्ट उठा के देख लिया जाए, तो लड़कियां जो हैं लड़कों से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रही हैं, अच्छी कर रही हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो।
और क्या कहेंगी उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को जो है ना 2 तरह के स्कूलों में पढ़ाते हैं। बेटियों को आज भी कहा जाए वो हक नहीं मिल पा रहा है। आज 78 साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन लड़कियां भी पूरी तरह से मेरे हिसाब से आज़ाद नहीं हुई। जी, बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी कि लड़कियाँ आज की भी डेट में पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो। मैं ये बात कहूँगी कि शहर और गाँव में दोनों जगहों पर लड़कियों पर थोड़ी बंदिश है। शहर में थोड़ी कम है, गाँव में थोड़ी ज़्यादा है। रही बात उन लड़कियों की जो नहीं पढ़ पा रही हैं या फिर जिनको बोलते हैं कि लड़कियां आजकल नहीं लड़कियां आज परफॉर्म कर रही हैं और लड़कियों को उसके बाद भी कम आंका जाता है, तो मैं ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम में भी 302 सीटें हैं, 302 सीटों का रिज़ल्ट आया है, जिसमें से 165 लड़कियां हैं। उसमें भी बाजी मार गए। जी, 50% से ज़्यादा लड़कियां हाँ। हैं। तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को आप मौका दे कर के देखिए। हर माँ बाप को मैं कहूँगी कि लड़कियों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। उनके 2 बच्चे हैं अगर, 1 बेटा 1 बेटी, दोनों को बराबर रखिए आप। दोनों को अगर आप बराबर नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम बहुत कम भी मत रखिए। लड़की को बहुत कम भी मत आँकिए कि लड़की है क्या करेगी, ब्याह करके अगले घर जाएगी। तो ये सोच लाने से पहले आप पहले ये सोच लाइए कि लड़की है, अगर बहुत अच्छा कर जाएगी तो आपका ही नाम मान सम्मान बढ़ेगा। और लड़कियां जो कर जाती हैं कई बार लड़के उसको नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो एक कनेक्ट होता है लड़कियों के मन में, एक वो कनेक्ट होता है एक माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति। लड़कियां हर स्ट्रगल को झेलते हुए, हर चीज़ को समझते हुए समाज को भी देखती हैं, अपना घर परिवार भी देखती हैं, अपनी खुद का भी सम्मान देखती हैं। तो वो हर चीज़ देखते हुए वो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो जी, तो मैं उन माँ बाप के लिए भी कहूँगी कि कभी भी आप स्कूलिंग में डिफ़रेंस मत रखिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप दोनों को समान स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, दोनों को समान स्कूल में पढ़ाइए, समान शिक्षा दीजिए एंड समान दर्जा दीजिए उनको। अभी कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं, वो सोचते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी तो दहेज मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शादी जो है उस स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा। ऐसे माँ बाप को क्या कहेंगे आप? जी, ज़रूर, ऐसी भी मानसिकता है हमारे समाज में। तो मैं ये कहूँगी कि दहेज की रही बात, तो दहेज तो सबसे पहली बात गलत बात है। दहेज ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए, ये तो किसी भी समाज के लिए है। ये तो लेकिन बनाया गया है, लेकिन हो नहीं रहा है। जी, जी, वो तो है कि बना दिया गया है, हमारे लिए इसके कानून भी हैं, हमारे समाज में दहेज के खिलाफ़ कानून भी हैं, लेकिन अभी भी लोग दहेज लेते हैं और देते हैं, और बहुत ताव से देते हैं कि भाई लड़की मेरी ने इतना कर लिया, मेरे लड़के ने ये सरकारी नौकरी की है, तो हम तो इतना लेंगे ही। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये मानसिकता हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और दहेज लेने के बारे में आपको सोच कर के पढ़ाई ना कराना, ये तो सबसे बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप वो दहेज जुटाने की बजाय अगर आप वो उसकी शिक्षा में लगा दोगे, तो वो आपको जो दहेज देना है वो कई गुना आपको लौटा देगी वो लड़की, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो वो आप दहेज ना जुटाने की बजाय आप उसकी शिक्षा में लगाइए वो पैसा, और वो आपको ज़रूर उसका वापस मिलेगा। तो चलिए, ये थी नेहा बिंद जी, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर मैंने जो बात किया है, और ख़ासकर हमारा फोकस था शिक्षा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ आगे आएँ, वो काहे कोई भी समाज की हों। और मेरी यही हमेशा ख्वाहिश रही है कि लड़कियों को जो है गाँव से, मैं गाँव की लड़कियों को देखता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है उन्हें, और पढ़ाई के मामले में उन्हें जो है हमेशा पीछे कर दिया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि उन गाँव की लड़कियों को वो आज़ादी मिले जो शहरों में मिलता है, और शहरों और गाँव की लड़कियों में भी बहुत फ़र्क है। क्योंकि अभी पेरेंट्स बिलीव नहीं कर पाते हैं, अगर वो बाहर जाएगी तो उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं, स्टडी के लिए अगर बाहर जाना है तो भी नहीं भेजते हैं। तो मेरा खास करके ये फोकस था, इस वीडियो को दिखाने का मकसद था कि नेहा जी ने या अपने घर से नहीं पढ़ाई किया। अगर बनारस में कोई भी ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे लॉ के कॉलेज नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने लखनऊ से जाकर लॉ करती हैं, पटियाला से जाके जो है एलएलएम करती हैं। तो सोचिए, अगर इस तरह से अगर आप अपनी बेटियों को बिलीव करेंगी, तभी जाके बेटी आपको जो है वो चीज़ें दे पाएगी जो नेहा ने दे दिया है। तो चलिए, नेहा को एक बार फिर से हमारी तरफ से इनको और इनके फैमिली को, सारे लोगों को जो है कंग्रेचुलेशंस। नेहा, एक बार फिर से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो दोस्तों यहाँ समाप्त होगा, और आप जो है इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेहा के बताए हुए जो शब्द हैं या कहे हुए इनके वाक्य हैं वो आपको कितने अच्छे लगे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।